ये पेपर है एलटी ग्रेड का, इसको सॉल्व करते हैं। इसमें हमने कराया है आपको जीएस, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, 3 सेक्शंस हमने आपको इसमें कंप्लीट करा दिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही का क्या नाम था? तो इनका नाम था विनोबा भावे, गांधी जी से प्रेरित थे। और ये हमारा जब 1942 में आंदोलन शुरू हुआ तो उस टाइम ये एक प्लांट इन्होंने एक्शंस कुछ किए, जिसके बाद इनको अरेस्ट किया गया। देन आजाद हिंद फौज का समर्थन किसने किया? तो इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, इसे रास बिहारी बोस ने बनाया था। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता, रिलीजियस फ्रीडम की गारंटी देता है? तो ये 25 से 28 के बीच में। ठीक है, जुगाली करने वाले जो मवेशी हैं जिनके पास में इंट्रिक फर्मेंटेशन होता है, तो इंट्रिक फर्मेंटेशन से निकलती जो गैस वो है मीथेन। दंत क्षय कब प्रारंभ होता है? जब आपके मुंह का जो पीएच वैल्यू है 5.5 से नीचे हो जाएगी। ठीक है, देन जस्ट एज सुंदरलाल बहुगुणा वाज द लीडर इन चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट में सुंदरलाल बहुगुणा थे, उसी प्रकार कर्नाटका में एक मूवमेंट चला, उसके लीडर कौन थे? तो एपिको मूवमेंट था और लीडर थे पांडुरंग हेगड़े। भारतीय संविधान का अभिरक्षक या गार्जियन किसको बोलते हैं? कस्टोडियन, तो ये सुप्रीम कोर्ट है हमारा। ऑपरेशन फ्लड किससे रिलेटेड था? श्वेत क्रांति, व्हाइट रिवॉल्यूशन। ऑरेंज इकोनॉमी, ये थोड़ा सा गलत हुआ कई लोगों का, तो ये क्रिएटिविटी एंड कल्चरल इंडस्ट्रीज के बारे में बात करता है, रचनात्मक एवं सांस्कृतिक उद्योग। देन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, ये कब जोड़े गए? तो ये 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के टाइम पे। ठीक है, एनिबिन और एजुला के बीच सहजीवी संबंध जो है, ठीक है, बायो फर्टिलाइजर की तरीके से काम करता है। तो ये क्या करता है? दिस एसोसिएशन ड्रामेटिकली इंक्रीजेस द सॉइल्स पीएच। तो ये वाला आंसर थोड़ा सा डाउटफुल है, तो इसलिए ए ट्रू होगा, आर ट्रू नहीं होगा। ठीक है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, ये दोनों जो बैक्टीरियाज हैं, तो प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन में हेल्प करते हैं, बट उसकी पीएच वैल्यू और एसिडिटी से रिलेटेड नहीं है। देन संसद ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम नरेगा का पारित किया, तो अभी नरेगा पे काफी कुछ हुआ जो चेंज होके जी राम जी हो गया, तो 2009 में आया था। ठीक, इसके आगे महात्मा गांधी का नाम बाद में जोड़ा गया 2009 में, 2005 में यहाँ पे पारित हुआ था। ठीक है, 2005 में पारित हुआ, 2005 में शुरू हुआ और 9 में उसको एडिट करके महात्मा गांधी जी के नाम पे किया गया। फर्स्ट पैरेलल गवर्नमेंट कब बनी? तो बलिया, सतारा, तामलुक हर जगह लगभग पैरेलल गवर्नमेंट चल रही थी। ठीक है, लेकिन फर्स्ट हम बलिया को कंसीडर करते हैं, तो 1942 के आसपास बनी, सतारा में 43 में बनी। देन इंडिया ने अभी ज्वाइन किया है इसको, यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, 26 से 28 के लिए, और कुछ सीट्स होती हैं, तो एशिया पैसिफिक से लगभग 3 सीट्स हैं, जिसमें से एक इंडिया है, तो ये दोनों ही ऑप्शन सही होंगे आपके। ठीक है, जंतु जगत का सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? तो आर्थ्रोपोडा, 9000 से ज्यादा इसमें है। ठीक है, ट्रिटिकेल किसका एक क्रॉस ब्रीड है? तो गेहूं और राई का। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इसमें गेहूं से ज्यादा होती है और राई से ज्यादा कुछ इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू है, तो दोनों को करके प्रोडक्टिविटी और न्यूट्रिशनल वैल्यू दोनों कवर हो जाएंगे। मुर्गी की कौन सी प्रजाति जो सबसे अधिक अंडा देती है? तो लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न बोलते हैं इसको कई जगह, जनरली लेग हॉर्न आपका सही होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यप्रणाली पर संसदीय नियंत्रण किस एक्ट के बाद प्रारंभ हुआ? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद संसद कंपनी को इंस्ट्रक्शन देना संसद ने शुरू कर दिया, जो ब्रिटेन की संसद थी, इंडिया की नहीं। ठीक है, जो ब्रिटिश की असेंबली रही, उसने यहाँ पे कंपनी को इंस्ट्रक्शंस देने प्रोवाइड कर दिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर किसको बोलते हैं? तो क्रॉप एक्सपोर्ट का मतलब नहीं है, फॉरेस्ट कवर का मतलब नहीं है, और केमिकल का भी मतलब नहीं है। तो प्रोडक्टिविटी इन ग्रीन हाउस गैस, दोनों चीजों को हम कैप्चर करेंगे, हमारी एग्रीकल्चर भी सही हो और वो क्लाइमेट से भी, जलवायु से भी जुड़ी रहे, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स आफ्टर फॉसिल फ्यूल, तो इसका एग्जैक्ट आंसर तो नहीं मिला, लेकिन क्योंकि बाकी तीनों बचे हुए रिन्यूएबल सोर्स हैं, ठीक है, जितने भी सोर्सेज हैं सारे रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, तो रिन्यूएबल सोर्सेज में सबसे बड़ा पोटेंशियल विंड एनर्जी का है, तो विंड एनर्जी कंसीडर कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर और इंस्टीट्यूशन नॉट मैच करेक्टली? सीएसीपी एमएसपी रिकमेंड करता है, सही है। एफसीआई वीट और राइस को प्रिक्योर करता है, बाकियों को प्रिक्योर नेफेड के थ्रू किया जाता है। नेफेड नोडल एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल प्रोग्राम और ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, ये नहीं है, यहाँ पे एपिडा होगा। ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूशन एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, एपिडा, ये गलत है, ये भी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ इवेपोरेशन स्पेशली इन एरिड रीजन्स? तो ये एप्सम, जिप्सम होता है। ठीक है, जिप्सम बनता है इवेपोरेशन से, जहाँ पे पानी वाली जगह ज्यादा होती हैं, झील वगैरह। तो ये जो एक क्वेश्चन है रूरल सैनिटेशन पॉलिसी, ये वैसे उड़ीसा ने काफी पहले शुरू किया था, बट क्योंकि रिसेंटली शब्द बोला गया तो रिसेंटली अभी उत्तर प्रदेश ने इसको लागू किया है, अपशिष्ट प्रबंधन का।
ठीक है, सबसे ज्यादा पानी कहाँ यूज होता है, तो इरिगेशन में सबसे ज्यादा 80% के आसपास इरिगेशन में ही जाता है। फर्स्ट यूनिवर्सिटी कहाँ बनी, कोलकाता में। ठीक है, ब्रिटिश इंडिया के टाइम पे जो फर्स्ट यूनिवर्सिटी बनी वो कहाँ बनी, कोलकाता में। फिर इनके ईयर्स के बारे में बात करते हैं, तो ये इनका सही कार्यक्रम है। ठीक है, सबसे पहले जो काम मेन सब में किया गया था वो था मुद्रा पे, सॉरी ये जन धन योजना पे। तो अगर आपको सिर्फ इतना भी आ रहा होता तो भी आप सही कर लेते। ठीक है, देन आते हैं वेटलेसनेस क्यों होती है, तो इसमें भी काफी कंफ्यूजन है, जीरो ग्रेविटी और स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्री फॉल। तो ये कंसीडर होता है स्टेट ऑफ कंटिन्यूअस फ्री फॉल, निरंतर मुक्त पतन या गिरावट की अवस्था। तो बेसिकली जो भी स्पेस, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको हम बोलते हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो अर्थ की तरफ गिर रही हैं, बट क्योंकि वो जिस स्पीड से चलती हैं आगे की तरफ, तो उनका जो पोजीशन है वो बैलेंस रहती, अदरवाइज वो अर्थ पे आके गिर जाए। ठीक है, तो कंटिन्यूअस फ्री फॉल स्टेज होता है, इसलिए हमें वेट फील नहीं होता है वहां पे स्पेस में। इंडियन इकोनॉमी, तो इसमें से कोई भी, क्योंकि हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं, तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट नहीं हो सकता, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हमारी इकोनॉमी नहीं है। हमारी इकोनॉमी मेन है एग्रीरियन या कृषिगत, कृषि आधारित, सबसे ज्यादा यहाँ पे खेती किसानी होती है। ठीक है, लाइम स्टोन, सिलिका और जिप्सम को किस इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, तो ये सीमेंट इंडस्ट्री में, तीनों रॉ मटेरियल की तरह काम करते हैं। ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, 72.89 के आसपास होती है ये, बट इन्होंने नियरेस्ट ऑप्शन 74 दिया है। ठीक है, तो ये आपका लिटरेसी रेट हो जाएगा 74%। देन आते हैं अर्थशास्त्र पे। ठीक है, अब इन्होंने पूछा था नॉट अ पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, तो नॉट अ पार्ट में कौन कौन सा, गवर्नमेंट बजट गवर्नमेंट का ही है, एंटी डंपिंग ड्यूटी है, डिफरेंट टाइप ऑफ डेफिसिट है और टैक्स है। तो ये तीनों मैच होते हैं। एंटी डंपिंग ड्यूटी को हम अवॉइड कर सकते हैं क्योंकि ये एक तरीके से ट्रेड पॉलिसी, बट अल्टीमेटली फिजिकल पॉलिसी में ही आता है। लेकिन क्योंकि चार ऑप्शन में सबसे मोस्ट सुटेबल आंसर ये, आप मार्क कर सकते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। देन ये टॉप के लिए आया था, ऑपरेशन ग्रीन जो था टॉप के लिए था, TOP, टमाटो ऑनियन पोटैटोस। ठीक, फिर इसमें वेजिटेबल्स को भी ऐड कर दिया गया बाद में, तो अभी इसमें वेजिटेबल्स भी, बट जब ये लॉन्च हुआ था तो सिर्फ टोमेटो ऑनियन और पोटैटो के लिए था। कॉजीरेंट क्या होता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TR माइनस TVC, फर्स्ट ऑप्शन। विजय केलकर किस कमेटी के चेयरमैन थे, किस फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन थे, तो 13वें के थे, 13th के। Then which of the following is considered as counter cyclical fiscal policy measure? Cutting taxes during recession. रिसेशन के टाइम जब आप टैक्स कट करेंगे तो लोगों की जेब में पैसा आएगा, वो खर्च करेंगे, डिमांड बढ़ेगी, तो आपका रिसेशन कम होने के चांसेस है। ठीक है, बाकी ऑप्शंस बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किए जाते हैं, विधिवत आंसर इसका एक्सप्लेनेटिंग वीडियो एक बाद में आएगा, अभी आप सिर्फ आंसर अपने मैच करा सकते हैं। देन HDI में क्या कंसीडर नहीं होता है, जो हमारा मानव विकास सूचकांक है HDI है, इसमें क्या कंसीडर नहीं होता है, तो पर कैपिटा ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI पर कैपिटा होती है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग होता है, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ होता है, बट इन्फेंट मोर्टेलिटी नहीं होता है। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर नहीं होता है। देन प्रोटेक्शनिस्ट डिवाइस कौन सी नहीं है, प्रोटेक्शनिस्ट डिवाइस का मतलब होता है कि कौन सी ऐसी पॉलिसीज है जिसके थ्रू सरकार अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने का काम कर रही है। ठीक, तो इंपोर्ट कोटा से भी है, एक्सचेंज कंट्रोल से भी है और कमोडिटी एग्रीमेंट से भी। एक्सपोर्ट लाइसेंस हम प्रमोट करने की बात करते हैं, प्रोटेक्ट करने की बात नहीं करते। निर्यात लाइसेंस में, एक्सपोर्ट लाइसेंस में हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसको एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी इकोनॉमी को। लिक्विडिटी ट्रैप में क्या है, इसेंशियल पॉइंट ऑफ डिटरमाइनिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जी नहीं, ये तो बिल्कुल सबसे लोवेस्ट पॉइंट होता है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिटरमिन होता है कई जगह पे। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट डज नॉट गो बिलो द लिक्विडिटी ट्रैप, यस, क्योंकि वहीं पे वो फंस जाता है फिर। ठीक, उसके नीचे नहीं जाता, एक पैरेलल हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाती। टोटल यूटिलिटी, ये थोड़ा सा कंफ्यूज हुए लोग। पहला तो ये सही होगा कि मार्जिनल यूटिलिटी जीरो होनी चाहिए, सीमांत उपयोगिता जीरो होनी चाहिए। सीमांत उपयोगिता का बेसिक कॉन्सेप्ट ही इसी चीज से निकल के आता है कि जब उपभोक्ता पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएगा, कंप्लीटली सेटिस्फाई हो जाएगा, तब अगर वो आगे कंज्यूम करता है तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी माइनस होने लगेगी, निगेटिव होने लगेगी। तो इसलिए कंज्यूमर का फुल सेटिस्फैक्शन, फुली सेटिस्फाइड वाला ऑप्शन भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा, तो इसमें 1 and 4 हो जाएगा। देन आते हैं नीति आयोग। तो नीति आयोग का क्या काम है, फोस्टिंग कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए ही बनाया गया है, इस सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के लिए। यस, नीति आयोग ने 5 ईयर प्लान की जगह पे 3 अलग अलग प्लान दिए, 3, 7 और 15 ईयर के, तो ये भी सही है। ठीक है, ये नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी 2018 में, स्ट्रेटेजी फॉर न्यू इंडिया 75। ठीक है, उस समय उनके वाइस चेयरमैन थे राजीव कुमार, उन्होंने इसको दिया था। ठीक है, तो ये तीनों सही है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है शॉर्ट रन में, क्या होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, एक फैक्टर आपका फिक्स है,
एक आपका वेरिएबल फैक्टर है, तो फिक्स फैक्टर की फिक्स अमाउंट ही रहता है और वेरिएबल फैक्टर बढ़ता जाता है, तो उन दोनों के बीच का जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है फिक्स और वेरिएबल फैक्टर्स के बीच का, वो लगातार चेंज होता रहता है, इसलिए हम उसको वेरिएबल प्रोपोर्शंस बोलते हैं। तो ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? डेमोग्राफी का वो हिस्सा जो कहीं से डिविडेंड ला रहा है, ऐसे समझ सकते हैं आप, मतलब काम कर रहा है। ठीक है, डेमोग्राफी का वो हिस्सा जो काम कर रहा है। तो 15 to 64 वर्किंग पॉपुलेशन जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये जनसांख्यिकीय लाभांश जो है आपका 15 से 14 साल का हो जाएगा। देन क्या है? एक्चुअल पॉपुलेशन लेस देन ऑप्टिमम पॉपुलेशन, तो अंडर पॉपुलेशन हो गया, सही बात है। ठीक है, मतलब आपकी जो आदर्श जनसंख्या होनी चाहिए उससे जनसंख्या ज्यादा होगी तो अत्यधिक हो जाएगी, कम होगी तो अल्प हो जाएगी। अंडर पॉपुलेशन, ओवर पॉपुलेशन, दोनों चीजें सही हैं। गिल्ट इज्ड क्या होता है? इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। गिल्ट का मतलब बिल्कुल सोना नहीं है। ठीक है, आपको कहीं से भी सोना चांदी नहीं बेचना है। जब ये शुरू हुआ बेसिकली, राजपत्र जिसको आप बोल सकते हैं, राजा द्वारा जारी किया गया कोई पत्र, तो ब्रिटेन से जारी होते थे ये सारे, तो गोल्ड पेपर्स पे लिख के दिया जाता था। ठीक है, सोने का पानी चढ़े हुए होते होंगे, सोने के तो क्या ही होते होंगे। ठीक है, तो गोल्ड पेपर होते थे, गोल्ड पेपर्स पे लिख के एक गारंटी टाइप की दी जाती थी। तो इसलिए वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है, जो गवर्नमेंट अपने बॉन्ड सेल करती है, उनको हम बोलते हैं गिल्ड। ठीक है, तो गिल्टेज्ड मार्केट है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की। ठीक है, देन आते हैं ट्रेड फैसिलिटिंग एग्रीमेंट, तो डब्ल्यूटीओ का है ये, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको करता है। ठीक है, हेडलाइन इन्फ्लेशन किससे मेजर होता है? तो सीपीआई से मेजर होता है। पहले डब्ल्यूपीआई से होता था, बट फिर वो चेंज हो गया, अभी सीपीआई से होता है। रिज लाइन पे दोनों की ही मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो होती है। ठीक है, उसके आगे पीछे चेंज होती रहती है। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, जब आप कंजम्पशन बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, तो दो चीजों में आप उसे चुनेंगे जहां पे जिससे यूटिलिटी आपको ज्यादा मिल रही होगी, और वहां तक कंज्यूम करेंगे जब तक कि वो यूटिलिटी दोनों की इक्वल ना हो जाए, ये इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। तो इसमें जो बाकी सारी चीजें होती हैं, जैसे परचेजिंग पावर ऑफ मनी है या मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, तो मनी का पूरा फंक्शन कांस्टेंट रहता है, फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। ठीक है, देन इस पे आते हैं इनके सिंह कमेटी, राजा चलैया चक्रवर्ती एंड एच आर खान। तो ये कमेटीज को लेके एक वीडियो पड़ा हुआ है पूरा विधिवत। ठीक है, जिसमें सारी चीजें आपको बताई गई, कौन सी कमेटी कब आई थी, किस ईयर में आई थी, एंड उसका क्या मेजर काम थे। तो देख लें, इसका ऑप्शन सी सही है। ठीक है, सबसे पहले चक्रवर्ती कमेटी आई थी, एंड सबसे लास्ट में इनके सिंह, ये अभी रिसेंट में ही आई है 13-14 में। ठीक है, ये क्या दिखा रहा है? तो ये आपका दिखा रहा है डिमांड पुल इन्फ्लेशन की तरफ। ठीक है, सप्लाई शिफ्ट होती जा रही है जैसे जैसे हमारी डिमांड बढ़ रही है। क्लियर? देन क्या? पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल, तो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक लिमिट से नीचे पॉपुलेशन होगी तो वहां पे तो हमें ग्रोथ चाहिए। ठीक, जैसे इंडिया के लिए पॉपुलेशन ग्रोथ हार्मफुल हो गई, बट कई सारी यूरोपियन कंट्रीज है जहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ हो ही नहीं रही है, रशिया जैसे देशों को पॉपुलेशन चाहिए। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट ऑलवेज हार्मफुल, क्योंकि एक ऑप्टिमम पॉपुलेशन हमेशा जरूरत रहती है, एक अनुकूलतम जनसंख्या चाहिए जिससे आपके पास आपके देश में जितने रिसोर्स हैं वो सारे यूटिलाइज हो सके कम से कम। ठीक, आर्थिक विकास हो सके, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, दोनों सही है, राइट एक्सप्लेनेशन है। इन विच ईयर यूनाइटेड नेशन अडॉप्टेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो 2015 में आए थे, 30 तक के लिए टारगेटेड है। उससे पहले आपके मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे, एमडीजी थे। ठीक है, जिनका कुछ हुआ नहीं, तो अभी आ गया। देन ब्रिक्स, ब्रिक्स का मेंबर कौन नहीं है? तो बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रसिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका, और भी कुछ कंट्रीज ऐड हुई हैं अभी, बट कोरिया इसका पार्ट नहीं है, तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया। क्लियर? ये क्या होगा? तो सप्लाई से, अब जब ये जो आपका सप्लाई कर्व है, ठीक है, ये कंप्लीटली एकदम ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक, तो हमारा रेंट ये पूरा आता है। अगर ये सप्लाई कर्व इधर आ जाए, हॉरिजॉन्टल हो जाए, तब नो रेंट की कंडीशन होगी। ठीक है, वर्टिकल सप्लाई कर्व की कंडीशन में आपका रेंट ये पूरा आता है, ओ एन पी ई, जो पूरा ये रेक्टेंगल बन रहा है। इंडिविजिबिलिटीज कितनी दी गई रोजेंटीन रोदान के मॉडल में? तो 3 तरीके की अविभाज्यताएं या इंडिविजिबिलिटीज की बात की गई थी। ठीक, ओवरनाइट फंडिंग फैसिलिटी बैंक को कहाँ से मिलती है? तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। ठीक है, सीमांत स्थायी सुविधा। क्लियर? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी से ओवरनाइट बैंक अपना बैलेंस शीट मैनेज कर सकते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में इंडिया की रैंक कितनी रही? तो 39 नंबर पे, 39 नंबर पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ट्रू? तो सबसे पहले तो डिफरेंशिएटेड होता है, यस होता है, होमोजेनस नहीं होता। डिफरेंशिएटेड होता है, होमोजेनस नहीं होता। देन डिफरेंशिएटेड के साथ एडवर्टीजमेंट होता है, यस, एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही वो अपना मार्जिन क्रिएट करते हैं, कौन कितना बेच पाएगा, जिसको हम
सेलिंग कॉस्ट बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट मोनोपोलिस्ट में होता है। एडवर्टीजमेंट पे जितना खर्चा होगा वो आपकी सेलिंग कॉस्ट होगी। ठीक है, ऑप्टिमम पॉपुलेशन की स्थिति में क्या होगा, तो पर कैपिटा बेसिकली आपका प्रोडक्शन पर कैपिटा कंसीडर किया जाता है, एवरेज प्रोडक्शन। ठीक, इस ग्राफ पे ऐसे यहाँ पे आएगा एवरेज प्रोडक्शन पर कैपिटा, और इधर आपका आएगा प्रोडक्शन, और ये पॉपुलेशन ग्राफ होगा। तो जब सबसे ऊपर होगा तो यहाँ पे आपका पर कैपिटा मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ लेबर इज मैक्सिमम देयर ऑप्टिमम पॉपुलेशन की कंडीशन में। ठीक है, देन आते हैं क्या है, डिमांड फॉर लेबर इज अ डेराइव्ड डिमांड। यस, गवर्नमेंट और ट्रेड यूनियन कैन रिमूव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, बिल्कुल कर सकते हैं। आयरन लॉ ऑफ वेजेस इज नॉट द एलिमेंट ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, तो होता है कलेक्टिव बार्गेनिंग में सारी चीजें कंसीडर की जाती थी। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा ये होगा 1 एंड 2। नॉन राइवलरी नॉन एक्सक्लूडिबिलिटी, प्रतिद्वंदिता रहित और अपवर्जन रहित, एक आदमी के यूज करने से दूसरे के यूज करने को नहीं रोक सकते। ठीक है, और दोनों लोगों को एक साथ यूज करने से नहीं रोक सकते हैं, एक आदमी के यूज करने से वो खत्म नहीं हो जाता है। ये सारी चीजें होती हैं, तो ये पब्लिक गुड के बारे में बताती हैं, सार्वजनिक वस्तुओं के बारे में बताती हैं। ठीक है, सड़क, बिजली, पानी, बिजली हालांकि खत्म हो सकती बट सड़क नहीं खत्म हो सकती। ठीक है, FSSAI क्या है, तो क्वालिटी कंट्रोल करता है, फूड सेफ्टी करता है, बिल्कुल सही है। हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है, तो दूसरा गलत है, ओनली 1 सही होगा। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ बोला गया राजकृष्णा को, 4 पॉइंट समथिंग था, 4 के आसपास में। ठीक है, 1980s तक जो हमारी ग्रोथ रही उसको हम बोलते हैं हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये हिंदू शब्द जो है ये लीनियंटली क्वाइंड है, हिंदू मुस्लिम से इसका कोई लेना देना नहीं है। What is the value of foreign trade multiplier if marginal propensity to consume and marginal propensity to import is 0.2? तो ये 2.5 होगा, कैसे होगा, ये 0.8 से 0.2 आ जाएगा MPS, ये MPC है, यहाँ से MPS आ जाएगा 0.2, और इन दोनों को ऐड कर देंगे 1 अपॉन MPS प्लस MPM, तो ये 0.4 हो जाएगा, 1 अपॉन 0.4, और ये 2.5 आ जाएगा। डिटेल सोल्यूशन बाद में मैं दूंगा, अभी सिर्फ आंसर की आपको मैच करनी है। ठीक है, ओलिगोपोली में किंग डे डिमांड कर्व होता है। डीका 2 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, अभी मैंने बताया प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पे काम करता है। पीका 3, ठीक है, डीका 2, पीका 3, एक ही ऑप्शन बचा। उसके अलावा आप देख सकते हैं मोनोपोली, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मोनोपोली में होता है। ठीक है, कीमत विभेद, अलग अलग मार्केट में अलग अलग रेट में चीजें बेचता है मोनोपोलिस्ट, एक अधिकारी जो भी होगा। ठीक है, क्यों बेचता है, क्योंकि डिमांड अलग अलग होती है, लोगों के पास पैसा ज्यादा होता है। इसमें थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन, गोल्ड इन्होंने लिखा है इसमें। ठीक है, सोना अदृश्य मदों में नहीं आता, इनविजिबल आइटम्स में नहीं आता है, विजिबल में आना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि सोना एक कमोडिटी है, गोल्ड इज अ कमोडिटी, तो वो इनविजिबल आइटम्स में नहीं आ सकता। बाकी ट्विन डेफिसिट का फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लें, आगे भी कई एग्जाम्स में आएगा। फिजिकल डेफिसिट एंड कैड, करेंट अकाउंट डेफिसिट। ठीक है, FD एंड कैड को मिला के ट्विन डेफिसिट बोलते हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ ट्रेड विजिबल आइटम्स के लिए बनता है। कंज्यूमर्स मनी इनकम गोज अप, प्राइसेस ऑफ गुड एक्स एंड वाई रिमेन द सेम, तो बजट लाइन क्या होगी, तो सिर्फ इनकम शिफ्ट हो रही, प्राइस शिफ्ट नहीं हो रहे हैं, तो सिर्फ बजट लाइन जो बनेगी आपकी वो सीधे सीधे बजट लाइन शिफ्ट हो जाएगी आगे की तरफ। ठीक है, तो अपवर्ड शिफ्ट होगी और पैरेलल रहेगी, क्योंकि पैरेलल इसलिए रहेगी क्योंकि प्राइस दोनों के सेम है। ठीक है, तो कंजम्पशन का जो पैटर्न रेशियो होगा वो सेम रहेगा। देन प्राइमरी डिपॉजिट 2000 का है, कैश रिजर्व रेशियो 25% का है। ठीक है, तो इसको ऐसे समझते हैं कि जो रिजर्व रेशियोज होते हैं, ठीक है, कैश रिजर्व है, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियोज, जो इंस्टीट्यूशनल रेशियो होता है बेसिकली, ठीक है, वो इसको डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जो आपका डेराइव डिपॉजिट होगा उसको। ठीक है, इसको आप सीधे सीधे डिवाइड कर सकते हैं, 2000/25 इंटू 100। ठीक है, 25% से इसको डिवाइड कर दें, या इसका मनी मल्टीप्लायर निकाल सकते हैं, तो वो भी सेम होता है, मनी मल्टीप्लायर 1/CRR। ठीक है, तो वहां से भी निकल आएगा। क्लियर, 25 है तो 0.25 हो जाएगा और वो 4 आ जाएगा। इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दें या आप सीधे डिवाइड कर दें, CRR को परसेंट से नंबर में कन्वर्ट करके। क्लियर, तो ये 8000 आना चाहिए इसमें, डेराइव्ड डिपॉजिट। देन चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट बायर, अभी ऊपर डिस्कस हमने किया था, मोनोपोली में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। ठीक है, सेम गुड अभी मैंने बताया ना, डिफरेंट प्राइस डिफरेंट बायर क्यों होता है, अलग अलग कॉलोनी का अलग अलग इनकम लेवल है। सेम सब्जी आप खरीदने जाएं किसी साधारण से मोहल्ले में आपको अलग रेट मिलेगा, VIP से पॉश इलाके में आपको अलग रेट मिलेगा। ठीक है, तो डिफरेंस है। देन
पब्लिक डेट के साथ कुछ चीजें कंसीडर करनी। यूज्ड एज अ टूल ऑफ डेवलपमेंट फाइनेंस, तो यस होता है। कंसीडर्ड एज अ वीकेस्ट वेपन टू फाइट डिप्रेशन, जी नहीं, डिप्रेशन के टाइम पे आप डेट लेके अपने फाइनेंशियल मैनेज कर सकते हैं, लोगों को पैसे दे सकते हैं कि वो डिमांड क्रिएट करें, ठीक है। तो टू को हम कंसीडर नहीं कर सकते, टू गलत है। बाकी क्योंकि इसमें ऑप्शन दो दो के टर्म में ही है, तो टू को आप छोड़ दें तो 1 और 3 बचेगा। बाकी वॉर आपको पता है कि एक्सपेंसिव अफेयर है, जिसको फाइनेंस करने के लिए भी डेट लिया जाता है कई बार, क्योंकि टैक्स से आप वॉर को फाइनेंस नहीं कर सकते। देन कंसीडर द फॉलोइंग फैक्ट्स विद रेफरेंस टू क्रेडिट क्रिएशन बाय बैंक। बैंक जब क्रेडिट क्रिएट करते हैं तो क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ डेराइव्ड डिपॉजिट आर कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन, जी नहीं, डेराइव्ड डिपॉजिट क्रेडिट क्रिएशन नहीं होता है। लोन्स क्रिएट डिपॉजिट, डिपॉजिट क्रिएट लोन, सही बात है। जितना आप लोन देंगे उससे धीरे धीरे और पैसा बनेगा, और पैसा बनेगा उससे और लोन देंगे, ठीक है। डिपॉजिट मल्टीप्लायर 1/CRR, अभी ऊपर जो आपको क्वेश्चन करना था, ठीक है, सेम वही फॉर्मूला है। मनी मल्टीप्लायर 1/CRR, ठीक है। इस आर को हमने बोला है CRR, बैंकों द्वारा नकद जमा, कैश रिजर्व रेशियो, तो ये सही है। ओके, तो इसका क्या आ जाएगा आपका 2 और 3। देन 42 पे आते हैं। इंस्टेड ऑफ बीइंग यू सेव्ड लॉन्गर एन एवरेज कॉस्ट कर्व इज एल शेप्ड। अब ये थोड़ा सा डिबेटेबल है, क्योंकि जो ट्रेडिशनल कॉस्ट थ्योरी थी उसमें यू शेप्ड होता था, मॉडर्न कॉस्ट में एल शेप्ड है। क्यों है? क्योंकि प्रोडक्शन और टेक्निकल इकोनॉमीज, ठीक है, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लॉन्ग रन में हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल की बात करते हैं, क्योंकि पूरा स्केल, आप प्रोडक्शन स्केल को चेंज कर सकते हैं। स्केल का मतलब होता है कि टोटल आप कितना कैपिटल लेबर यूज कर रहे हैं उसका पूरा आपने रेशियो चेंज कर दिया, तो स्केल शिफ्ट होता है। अकॉर्डिंग टू द फर्म इन लॉन्ग रन ब्रिंग डाउन द पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यूअसली। दीर्घ काल में फर्म को मिलने वाली उत्पादन या तकनीकी बचतें उत्पादन की प्रति इकाई लागत को निरंतर गिराती हैं, तो इसी वजह से इसका जो शेप है एल शेप हो जाता है। तो ये सही है एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। गिग इकोनॉमी क्या होता है? इस पे भी इसमें बहुत बहस चल रही है, ठीक है। तो पेपर आप मान सकते हैं कि काफी करंट में बनाया गया है, ठीक है, बहुत पुराना पेपर नहीं है। करंट कुछ पुरानी पूछी कि बट स्टिल पेपर पुराना नहीं है। जो जो चीजें करंट में इस समय प्रिवेलिंग चल रहे हैं मुद्दे, ज्यादातर उन्हीं पे पेपर बना है। गिग इकोनॉमी रिलेटेड टू टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट। गिग इकोनॉमी क्या होता है? जैसे स्विगी, जोमेटो, रैपिडो, उबर, जहां पे आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं है, ठीक। कंपनीज ने सबसे बड़ा गेम ही खेला कि उन्होंने आपको सेल्फ एम्प्लॉय बना दिया और आपको सड़क पे छोड़ दिया, आप अपना देख लें। आपका एक्सीडेंट होता है, आपकी गाड़ी ठुकती है, कुछ होता है, कहीं आप डैमेज होते हैं, कोई नुकसान होता है, सीधा आप बियर करेंगे, ठीक है। सरकार ने उसी को रोकने के लिए उनको ये किया कि प्रोविडेंट फंड और ये सारी चीज़ों का जो भी हमारे पब्लिक सेफ्टी मेजर्स हैं, एम्प्लॉय सेफ्टी मेजर्स हैं, उनको हम कवर कर सकें, ठीक है। तो ये स्विगी जोमेटो वालों को खल गया थोड़ा सा, चलो खैर। तो गिग इकोनॉमी इज रिलेटेड टू टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये सही चीज़ है, ठीक। गिग इकोनॉमी में जैसे आप बाइक टैक्सी चला सकते हैं या खाना पहुंचा सकते हैं, ठीक है। दिस इज नॉट अ क्वालिटी फुल एम्प्लॉयमेंट, तो ये तो आपको भी पता है कि क्वालिटी फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, ठीक है। क्वालिटी फुल एम्प्लॉयमेंट मतलब एक सोशल एंगल आप देख सकते हैं कि वो क्वालिटी लाइफ नहीं है, और दूसरा वो टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट से भी क्वालिटी नहीं आती, ठीक। आप बीमार हैं, आप घर पे हैं, सपोज ऑफिस ऑफिस से आपने एक दिन छुट्टी ले ली, तो ऑफिस आपकी सैलरी नहीं काटता है, कई बार काट लेते हैं बट कई बार नहीं भी काटते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे ऐसा कोई चांस नहीं है, अगर आप बीमार हैं, आपकी गाड़ी खराब है, कुछ भी है, तो आप काम नहीं करेंगे, आपको पैसा नहीं मिलेगा। तो ये जो क्वालिटी ऑफ वर्क है उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, ठीक है। तो गिग इकोनॉमी टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट की बात करता है और क्वालिटी फुल लाइफ नहीं है, गुणवत्तापूर्ण रोजगार नहीं दे रहा है ये, ठीक है। तो दोनों ही सही ऑप्शन है। देन क्या है? डिडक्टिव मेथड क्या होता है? तो इंडक्टिव डिडक्टिव दो तरीके से होता है, ठीक है। डिडक्शन होता है जब हम एक पहले से फैक्ट गिवन होगा और उससे हम आगे काम करेंगे, तो परसेप्शन बेस्ड नहीं होता है, ठीक है। परसेप्शन इंडक्टिव में आता है, डिडक्टिव में परसेप्शन नहीं आता। एंड ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग को भी क्रिएट नहीं करता है, ये इन्होंने इसमें लिखा है जो कि गलत है, ठीक। हाइपोथेसिस इसमें बनती है, एक फैक्ट आपके पास होता है प्रॉपर, उस फैक्ट को हमें चेक करना होता है, उसके लिए हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। ये है हमारा निगमनात्मक विधि, ठीक है। निगमन कर रहे हैं हम इसमें, यानी डिडक्टिव मेथड लगा रहे हैं, तो दोनों ही गलत है। डिडक्टिव मेथड में हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती है। देन इन एन इकोनॉमी सेविंग फंक्शन दिया है आपको, इन्वेस्टमेंट दिया है, ठीक। इक्विलिब्रियम के लिए दोनों इक्वल होते हैं, तो -75 को इधर ले जाएंगे तो ये 500 हो जाएगा, 0.5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.25 से, तो y इक्वल्स टू 2000 आ जाएगा। इनकम 2000 आ गई। इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस एक्सपेंडिचर होता है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, सी प्लस आई होता है। इस आई को आप 2000 से माइनस कर दें तो आपका आंसर आ जाएगा 1575, क्योंकि इसने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पूछा था, इनकम नहीं पूछा था, ठीक है।
उसने थोड़ा सा घुमा दिया और आपने नहीं पढ़ा अगर, तो आपने इस लाइन का मार के चले आएंगे जैसे है इसमें। विच इंस्टीट्यूशन रेगुलेट्स द क्रेडिट रेटिंग, तो सिबिल स्कोर आपने खूब सुना होगा, सिबिल स्कोर, सिबिल स्कोर, ठीक है, तो सिबिल होता है। देन इंडिफरेंस का स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, जी नहीं, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है, ऐसे जाता है ना, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड। कॉनकेव तो ओरिजिन भी नहीं होता, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है, ठीक है, तो दोनों ही गलत है। देन ऑप्टिमम थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन, तो which of the following principle state that the population size of a state should neither be more nor less than the desirable level, ठीक है, कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि राज्य की जो जनसंख्या का आकार हो, साइज ऑफ पॉपुलेशन, उसके डिजायर्ड वांछनीय स्तर से ना तो ज्यादा हो ना ही तो कम हो। तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि एक ऑप्टिमेलिटी की बात की जाती है, इष्टतम होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्टिमम थ्योरी ये बताती है। देन मनी सप्लाई इन एक्सचेंज रेट के बारे में, तो मनी सप्लाई अफेक्ट एक्सचेंज रेट थ्रू चेंज इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल से भी एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, मूल्य स्तर में परिवर्तन करने से विनिमय दर बदलेगी, एंड सेम चेंज इन इंटरेस्ट रेट से भी होगा, ठीक है, तो दोनों ही सही है इसमें। ओके, मूल्य स्तर में परिवर्तन करके भी और ब्याज दर में परिवर्तन करके मुद्रा आपूर्ति विनिमय दर को प्रभावित कर सकती है। WPI का बेस ईयर चेंज हो चुका है, 11-12 था, अभी शायद 22-23 पहुंचा दिया गया, ठीक है, तो ये 11-12 है, मई 2025 क्योंकि इन्होंने बोला, उसके बाद में रिवाइज हुआ है, ठीक है, तो 2026 से लागू तो 2026 से होगा, बट अब रिवाइज हो चुका है, अब 11-12 नहीं है, बट इस एग्जाम के आंसर के हिसाब से 11-12 है। क्लियर। देन बॉटल नेक इन्फ्लेशन सिचुएशन कब आती है, तो बॉटल नेक इन्फ्लेशन की सिचुएशन हम तब बोलते हैं तो हमारी सप्लाई कहीं से ब्लॉक हो जाए, ठीक है, वी आर कैपेबल ऑफ सप्लाइंग बट आवर सप्लाई इज ब्लॉक्ड, तो वॉर, फेमाइन, ये सारी जो कंडीशंस होती है नेचुरल हैजार्ड्स के टाइम पे हमारी सप्लाई चेन ब्लॉक हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं बॉटलनेक इन्फ्लेशन, ठीक है, तो युद्ध काल बोल सकते हैं, अड़चन आ गई, ठीक है, हिंदी में आप अच्छे से समझ सकते हैं, सप्लाई में अड़चन आ गई, मतलब सप्लाई तो हम कर सकते हैं बट अड़चन आ गई तो हम नहीं कर पा रहे, तो अड़चन कब आ रही, युद्ध के टाइम, ठीक है, जैसे रशिया ने ब्लैक सी को ब्लॉक कर दिया, ब्लैक सी में पूरा कब्जा कर लिया, तो यूक्रेन के बाद जो गेहूं चावल था वो अब नहीं बेच पा रहा है कहीं बाहर जाके, ठीक है, चलो खैर नेक्स्ट आता है। तो ये एक चीज है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने का जो रास्ता है, छुपी हुई बेरोजगार कुछ थे जिनको एक जूते की फैक्ट्री में काम दे दिया गया, तो एक क्लासिकल एग्जांपल है, इसको बिग फुस थ्योरी में रोजेंटीन रोदान ने यूज किया था, ठीक है, तो इसका थर्ड ऑप्शन होगा, तो उनका एग्जाम्पल भी यही जूते की फैक्ट्री वाला है, ठीक है। देन आते हैं थ्योरीज ऑफ प्रॉफिट पे, तो हाउले ने दी थी रिस्क की प्रॉफिट थ्योरी, ठीक है, सिर्फ इसी एक से आप सही कर सकते हैं, डी का 1, क्लियर। बाकी जेएम कीन्स की कौन सी थ्योरी है, तो जनरल प्राइस लेवल के बारे में कीन्स हमेशा बात करते हैं, ठीक है, सुम्पीटर का इनोवेशन का कॉन्सेप्ट है, ये भी आपको पता है, एंड नाइट की अनसर्टेनिटी की थ्योरी है, अनिश्चितता की थ्योरी, ठीक है। प्राइस रेशियो फॉरेन कंट्रीज में हाइयर होगा अगर डोमेस्टिक से, तो क्या होगा, हमें फायदा होगा, ठीक है, उस ट्रेड की हालत में हमें फायदा होगा, अगर घरेलू देश में मूल्य अनुपात विदेशों से कम है या विदेशों में मूल्य अनुपात घरेलू देश से ज्यादा है, तो अगर हम व्यापार करते हैं तो उसमें फायदा हमारा होगा, ठीक है। इनविजिबल हैंड एडम स्मिथ ने दिया, माइक्रो और मैक्रो में इसको किसने डिवाइड किया, तो रैग्नर फ्रिज ने इसको डिवाइड किया था। देन मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन कब होता है, तो जब फैक्टर्स आर पेड अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, और मार्जिनल प्रोडक्ट से उनको कम ही दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि उसका जो डिमांड कर है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, लगातार कम होता जा रहा है प्राइस, ठीक है, तो उसको उतना पैसा मिल नहीं रहा है, तो इसलिए वो सीधा मार्जिनल प्रोडक्ट से एसोसिएट कर देता है कि अगला प्रोडक्ट हम जितने पे बेचेंगे उससे कम पैसा आपको देंगे, तो ये है मोनोपोलिस्टिक एक्सप्लॉयटेशन, क्लियर। देन इमिसराइजिंग ग्रोथ, तो ये बिल्कुल सही है कि टर्म्स ऑफ ट्रेड से रिलेट करता है, ठीक है, बट ये दिया जगदीश भगवती ने था, जेकब वाइनर ने नहीं दिया था, तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, ओनली फर्स्ट सही होगा। देन क्या है, फॉलोइंग रेस्ट्रिक्ट द क्रेडिट क्रिएशन पावर ऑफ बैंक, बैंकों की ऋण निर्माण शक्ति या क्रेडिट क्रिएशन पावर कौन अफेक्ट करता है, तो दोनों ही कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ कैश इन कंट्री ज्यादा होगा तो बैंकों के पास ज्यादा आएगा, बैंक ज्यादा क्रेडिट क्रिएट कर पाएंगे, कम होगा तो बैंकों के पास भी कम जाएगा। सेम अमाउंट ऑफ कैश विच द पब्लिक विशेष टू होल्ड, अगर पब्लिक ज्यादा कैश होल्ड करना चाहेगी तो बैंक के पास कम कैश जाएगा, तो दोनों ही डायरेक्टली रिलेटेड है बैंकों की ऋण निर्माण शक्ति या क्रेडिट क्रिएशन पावर के साथ में। देन आते हैं ट्रेजरी बिल्स, टी बिल्स की ड्यूरेशन क्या होती है, तो 2 साल का कोई टी बिल नहीं होता, मैक्सिमम 1 ईयर की ड्यूरेशन की होते हैं,
तो 91, 164 एंड 182 डेज के होते हैं, 728 डेज का कोई भी टी बिल नहीं होता है। क्लियर? तो ये इकोनॉमिक्स आपकी कवर हो गई यहाँ पे। ठीक है, डिटेल्ड आंसर इकोनॉमिक्स के स्पेशली एक लॉन्ग वीडियो बाद में मैं ले आऊंगा जिसमें आपको इससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट इसमें पूछे गए वो सारे कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, अगर आपने पॉलिटी किया है, सिविक्स किया है, तो आप देख सकते हैं इसमें मैं सिर्फ आंसर ही बता पाऊंगा आपको। ठीक है, हु हैज डिफाइंड सोवरेनिटी एज द सुप्रीम पावर। ठीक है, संप्रभुता को नागरिकों और प्रजाजनों पर प्रयुक्त की जाने वाली सर्वोच्च शक्ति किसने बोला? जेम्स बॉर्डिन ने। पंचशील कब साइन हुआ? तो नेहरू जी के टाइम पे साइन हुआ था 1954 में, चीन के साथ, तिब्बत के साथ बेसिकली साइन हुआ, बट क्योंकि वो चीन के कब्जे में था। ठीक है, पंचशील सिद्धांत साइन हुआ कि म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस होगा, हम लोग एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, दिस एंड दैट, बट चाइना इज बीइंग चाइना। तो इमरजेंसी के टाइम प्रेसिडेंट कौन थे? तो फखरुद्दीन अली अहमद प्रेसिडेंट थे, इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी, 25 जून 1975 को डिक्लेयर की गई थी। देन एक भाषा आयोग बना, जो ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन बना 1955 में, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बीजी खेर, बाल गंगाधर खेर, बाल गंगाधर तिलक नहीं, बाल गंगाधर खेर। ठीक है, स्टेटमेंट्स है राउजो के, मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज, सही है। मैन कैन बी फोर्स्ड टू बी फ्री, ये भी सही है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन का है, ब्रिटेन में कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। पिग फिलोसफी, यूटिलिटेरियन फिलोसफी को पिग फिलोसफी बोला, उपयोगितावाद को सुकर दर्शन, ये थॉमस कैरलिल ने। कारगिल वॉर कब हुई? 1999 में, अटल जी के टाइम पे। आर्टिकल 44 किसको कवर करता है? समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड को। कॉन्स्टिट्यूशन इज द फंडामेंटल सिस्टम ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हुज स्टेटमेंट इज दिस? फाइनर का है ये स्टेटमेंट। संविधान राजनीतिक संस्थाओं की मौलिक प्रणाली। स्वतंत्रता के बाद भारत की विदेश नीति किसकी विचारधारा से प्रेरित थी? तो नॉन अलाइनमेंट, नाम जो था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। ठीक है, नाम। ओके, किस फंडामेंटल अमेंडमेंट के थ्रू फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया? तो वही 42nd मिनी कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम बोलते हैं, 42वां संविधान संशोधन 1976। फेडरल गवर्नमेंट इनमें से किसके पास नहीं? तो यूएस में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, स्विट्जरलैंड में भी, फ्रांस में नहीं है। ठीक है, हु प्रपाउंडेड द हेडोनिस्टिक कैलकुलस, सुख दुख गणना किसने दी? तो ये दी जर्मनी बेंथम ने। कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहाँ से लिया गया? तो आयरलैंड से। स्टेटेड इंडिविजुअल रिट लार्ज। ठीक है, किसका कथन है कि राज्य व्यक्ति का वृहद रूप है, एक व्यक्ति का ही वृहद रूप है राज्य, तो ये बोला प्लेटो ने। हु सेड आई स्वेयर बाय माय रिलीजन आई विल डाई फॉर इट बट इट्स माय पर्सनल अफेयर। सही बात है, रिलीजन हमेशा पर्सनल अफेयर रहना चाहिए। ठीक है, ये गांधी जी ने बोला था। देन बाइकैमरलिज्म, द्विसदनात्मकता की एक विशेष आवश्यकता क्या है? किस प्रकार की सरकार में द्विसदनात्मक एक आवश्यक विशेषता है? फेडरल गवर्नमेंट में। जो हमारे यहाँ भी जो दो सदन है, ठीक है, लोकसभा राज्यसभा, लोकसभा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो चुन के आई है, जनता ने जिसमें इंटरेस्ट दिखाया है, और राज्यसभा स्टेट्स को रिप्रेजेंट करती है। ये एक सबसे मेन चीज है कि राज्यसभा में जो लोग चुने जा रहे हैं उनकी जो सीट्स हैं वो स्टेट गवर्नमेंट में आती हैं। ठीक है, यूपी की कुछ सीट्स हैं राज्यसभा में, एमपी की कुछ सीट्स हैं राज्यसभा में। ठीक है, और वो स्टेट का जो उनका जो स्टेट की असेंबली है वो प्रॉपर वोटिंग करती है। लोकसभा में विधायक एज अ विधायक वोटिंग नहीं करते हैं, एज अ नागरिक वोट करते हैं। राज्यसभा में विधायक एज अ विधायक वोट करता है। ठीक है, उसके वोट की एक पावर है राज्यसभा में अपने आदमी को भेजने के लिए। क्लियर? तो हमारे यहाँ जो राज्यसभा है वो एक दूसरा सदन है जो हाउस ऑफ स्टेट्स बोलते हैं, हम उसको राज्य का हाउस है। ठीक है, देन लेजिस्लेटिव असेंबली में सीट्स किसमें कितनी है? तो मध्य प्रदेश में 230 है, सबसे कम यहाँ पे तेलंगाना में है। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, A3, B2, C4 एंड D1। देन आते हैं किनशिप क्रिएट सोसाइटी एंड सोसाइटी क्रिएट्स द स्टेट। रक्त संबंध समाज को बनाते हैं, समाज राज्य को जन्म देता है। ठीक, ये मैक्लेवर का कॉन्सेप्ट है। शिमला समझौता किसके बीच साइन हुआ? अभी पाकिस्तान ने कुछ दिन पहले धमकी दी थी हम तोड़ देंगे इसको, तोड़ दो फिर हम तुमको तोड़े। इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ने। ठीक है, शिमला समझौता किसने किसने साइन किया था? तो इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भुट्टो ने, जब बांग्लादेश बना जिस टाइम पे। ठीक है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ सपोर्टर ऑफ प्लूरलिस्ट थ्योरी ऑफ सोवरेनिटी, बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है। कौन नहीं है? बेंथम नहीं है। ठीक है, हिंद स्वराज पुस्तक किसकी है? गांधी जी की। ठीक है, गांधी जी प्रेजेंटेड अ क्रिटिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। तो हिंद स्वराज में गांधी जी ने जो मॉडर्न सोसाइटी उसको क्रिटिसाइज किया कि जो इंडिया की क्लासिकल सोसाइटी थी वो ज्यादा बेटर थी। एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट,
तो कलेक्टर आप पढ़ते होंगे, डीसी और डीएम दो चीजें होती हैं, ठीक। डीसी होता है, डीएम होता है, एक होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, एक होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये कलेक्टर बेसिकली जो ब्रिटिशर्स के टाइम पे आया टर्म, तो इसका काम था कि पूरे जिले में से जो एक जिला वाइज यूनिट बटी थी उसे टैक्स कलेक्ट करने का काम था, ठीक है। फिर उसी एक आदमी को लॉ एंड ऑर्डर का भी पूरा काम दे दिया गया, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करने का, तो वो बन गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो अभी जो कलेक्टर एंड मजिस्ट्रेट है वो एक ही आदमी, पहले वो जो जिम्मेदारियां अलग अलग होती थी, ठीक है। तो कलेक्टर एज अ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जब होगा तो उसका काम होगा लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। क्रिमिनल्स को पनिश करने के लिए कोर्ट होता है, उसमें डीएम कुछ नहीं कर सकता। और पुलिस डिपार्टमेंट को सुपरवाइज करने का काम एसपी का है, ठीक है, जो सुपरिंटेंडेंट है उनका। क्लियर, ठीक है, ये हो गया। हिंद स्वराज हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट आते हैं मैक्स वेबर। स्टेट ऑफ ह्यूमन कम्युनिटी दैट क्लेम्स द मोनोपोली ऑफ अ लेजिटिमेट यूज ऑफ फिजिकल फोर्स विद इन अ गिवन टेरिटरी, ठीक है। राज्य एक ऐसा मानव समुदाय है जो निर्दिष्ट भूभाग में भौतिक बल के विधि सम्मत प्रयोग के एक अधिकार का दावा करता है। मैक्स वेबर की थ्योरी इन्होंने पढ़ी होगी, उन्होंने पढ़ी होगी। मॉडर्न स्टेट भी मैक्लेवर ने दिया। देन आर्टिकल 253, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो किसी भी इंटरनेशनल ट्रीटी को इम्पोज कराने के लिए स्टेट, किसी भी स्टेट में कुछ भी कोई भी कानून पारित कर सकती है। यह आर्टिकल 253 में दिया गया है। तो वो जो स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट है वो थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, ठीक है। अगर कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय कानून है जिसको कोई स्टेट नहीं मान रहा है तो उसको मानने के लिए संसद कानून बना सकती है, फ्री है, ठीक है। वेब ऑफ गवर्नमेंट एक पुस्तक है जिसको लिखा है आर एम मैक्लेवर ने, ठीक है, आर एम मैक्लेवर ने। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनियन सब्जेक्ट लिस्ट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, टूल्स नहीं है, टूल्स स्टेट लिस्ट में आते हैं, ठीक है, ओके। तो पहले टूल्स नहीं होते थे, पहले बेसिकली किसी स्टेट में इंटर करने के लिए आपको एक टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो उसको हटा करके टोल नाके कर दिए गए। हालांकि नेशनल हाईवेज जो भी हैं उन पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही टोल का सारा देखती है, स्टेट हाईवेज में ही देखते हैं, ठीक है। देन हु सेड नो रियल चेंज इन हिस्ट्री हैज बीन अचीव्ड बाय डिस्कशन, तो ये तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं, कौन ही बोलेगा, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। प्रेशर ग्रुप्स आर एनोनिमस एम्पायर, प्रेशर ग्रुप आपको पता है क्या होता है, ये जो जातीय संगठन है, धार्मिक संगठन है, इन्वायरमेंट के नाम पे संगठन है, जानवरों के नाम पे संगठन है, ये सारे प्रेशर ग्रुप होते हैं। आंदोलन करेंगे, धरने बैठ जाएंगे, इन सबको हम प्रेशर ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। तो ये फाइनर ने बोला कि जो प्रेशर ग्रुप है ये एनोनिमस एम्पायर इनका अपना चलता है, एक अज्ञात सम्राट है, ठीक है। हैबियस कॉर्पस होता है हैव द बॉडी, अगर किसी को आपने अनलॉफुल डिटेंशन में डाल दिया है, वो आपके यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो कोर्ट बुला सकता है आपको और कोर्ट उसको रिलीज के ऑर्डर दे सकता है, ठीक है। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है, तो लास्की। पंचायत के बारे में कौन सा भाग है, तो भाग 9 आर्टिकल 243, ठीक है। हु हैज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडियन जनता पार्टी, तो अटल बिहारी वाजपेयी थे, श्यामानंदन मिश्रा भी थे बट सेकेंड वाले टर्म में थे, फर्स्ट वाले में अटल बिहारी वाजपेयी थे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूएस को हम कंसीडर करते हैं फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देन क्या, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ जो ओरिजिनली गुजराती में लिखी थी उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया, तो महादेव देसाई ने किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ड्यूरेशन ऑफ पंचायत 243 एम में नहीं आता है, ठीक है, बाकी सारे सही हैं। हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड पीस, तो इसको लिखा ग्रोशियस ने, ठीक है, ऑन द लॉ ऑफ वॉर एंड द पीस। देन हॉब्स हैज एक्सप्रेस्ड हिज थॉट्स ऑन सोशल कॉन्ट्रास्ट, हॉब्स की किस पुस्तक में उनके जो थॉट हैं, उनकी सोसाइटी को लेकर के जो थॉट हैं वो आए हैं, तो किस में आए हैं, लेवियाथन में, ठीक है। देन एक पुस्तक है थ्योरी ऑफ जस्टिस, न्याय का सिद्धांत, ये किसने लिखी है, जॉन रॉल्स। तो जो भी पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे हैं अगर उन्होंने पुस्तकों के नाम ढंग से पढ़ लिए तो फिर उनकी बल्ले बल्ले हो गई इस एग्जाम में। किशन गंगा प्रोजेक्ट कहाँ है, तो किशन गंगा प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में। तो आगे आप आंसर को समझ सकते हैं किस देश के साथ हमारा टकराव हो सकता है, पाकिस्तान के साथ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोर्स ऑफ लॉ, कमेटी, कमेटी से जनरली लॉ नहीं निकलते अक्सर करके, ठीक है, बट ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, यू कैन लुक इनटू दिस। देन कौटिल्य की सिक्स फोल्ड पॉलिसी में कौन कौन से थे, तो मैत्री नहीं है, विग्रह है, संधि, आप संधि कर लें, युद्ध कर लें, किसी पे चढ़ाई कर दें, ठीक है, ये सारे हैं, बट मैत्री का सीधे सीधे नहीं, संधि क्योंकि लिखा हुआ है तो टर्मिनोलॉजी चेंज है, बाकी वो दोनों मतलब एक ही है,
ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, तो पावर को सेपरेट कर देता है अलग अलग। ठीक है, पंचायत किस में आती है, तो पंचायत आती है भाग 9 में, ना कि भाग 16 में। ठीक है, तो ये गलत है आपका। डिवाइन राइट, फ्यूडल राइट, हिस्टोरिकल राइट, ये सारे राइट क्या हैं, रबिश है, नॉनसेंस, बकवास है, निरर्थक। ये बोला बेंथम ने। ठीक है, जीएस मिल का कौन सा काम नहीं है, जीएस मिल ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। सिस्टम ऑफ लॉजिक लिखा है, कंसिडरेशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट लिखा है, ऑन लिबर्टी लिखा है, बट फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट इनकी नहीं है। ठीक है, बी आर अम्बेडकर इज नॉट करेक्ट अबाउट फॉलोइंग, तो उन्होंने गांधी जी को प्रेज नहीं किया, बट और बाकी बहुत सारी चीजों पे गांधी जी से सहमत थे, बहुत सारी चीजों पे गांधी जी से सहमत नहीं थे। पूना पैक्ट के बाद भी उन्होंने कई बार गांधी जी को क्रिटिसाइज किया, और ओपनली कभी उनको इस बात के लिए प्रेज नहीं किया गया कि वो अनटचेबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि गांधी की जो कोर आइडियोलॉजी थी वो थी हिंदुत्व की। ठीक है, अब कहोगे हिंदुत्व की कैसे थी, तो गांधी का मानना था कि दलित्स को अपलिफ्ट करना चाहिए, बट दलित शुड नॉट लीव हिंदुज्म। ठीक है, अंबेडकर जी की आइडियोलॉजी ये थी कि दलित शुड बी आइसोलेटेड फ्रॉम हिंदुइज्म। तो ये एक सबसे कोर जो डिफरेंस था वो था गांधी जी और अंबेडकर जी के बीच में। ठीक है, पंचशील सिद्धांत जो भी बने, जो हमने ऊपर देखा था पंचशील 1954, उसमें क्या क्या नॉन एग्रेशन रहेगा, म्यूचुअल बेनिफिट पे हम काम करेंगे, और पीसफुल को एग्जिस्टेंस की बात करेंगे। न्यूक्लियर वेपन जैसा कोई टर्म नहीं आया। ठीक है, क्योंकि नो फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन ये काफी वेग स्टेटमेंट हो जाएगा। ठीक है, टू ट्रेटाइज ऑफ गवर्नमेंट, इसकी पुस्तक के लेखक कौन है, तो लॉकी। देन ये थोड़ा सा डिबेटेबल क्वेश्चन है। ठीक है, कमेटी ऑफ प्रिविलेज, कई जगह स्टैंडिंग कमेटी कंसीडर होती है, कई जगह एडॉक कमेटी कंसीडर होती है। ठीक है, देन द थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, तो सेपरेशन ऑफ पावर की थ्योरी दी थी मॉन्टेस्क्यू ने। स्टेट इज अ प्रोडक्ट ऑफ हिस्ट्री, द स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू विच थ्योरी ऑफ ओरिजिन, तो इवोल्यूशन थ्योरी पे बेस्ड कि जो हमारा स्टेट है, जो राज्य है, ये इतिहास से बना हुआ है, इतिहास की एक उत्पत्ति है। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की इलेक्शन प्रोसीजर, राष्ट्रपति का इलेक्शन प्रोसीजर किस में आता है, तो आर्टिकल 54 में आता है। ठीक है, पद कार्यपालिका का अध्यक्ष एंड निर्वाचन 52, 53, 54। ठीक है, द्विसदनात्मक विधायिका वाले राज्य कौन से हैं, तो द्विसदनात्मक विधायिका वाले चारों ही राज्य में द्विसदनात्मक है, जम्मू कश्मीर में भी थी, तो बेचारा राज्य ही नहीं बचा। खैर, अब कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन सोवेरेनिटी, लोग सॉरी पॉपुलर सोवेरेनिटी, लोकप्रिय संप्रभुता किससे रिलेटेड है, तो ये रूसो से रिलेटेड है। हु एस्टेब्लिश द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था, जिनको हम गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु मेंटोर भी मानते हैं। इन विच ईयर सिखिज्म बिकेम द पार्ट ऑफ इंडिया, सिक्किम। ठीक है, सिक्किम पार्ट ऑफ इंडिया का बना 1975 के टाइम, राजीव गांधी जी के समय पे। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉलर्स कंसीडर मार्क्स एज द एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी, मार्क्स को ओपन सोसाइटी का एनिमी कंसीडर करते हैं, कार्ल पॉपर। वेस्टर्न फिलोसोफर जितने भी हैं, ज्यादातर वेस्टर्न थिंकर जो भी हैं, वेस्टर्न इकोनॉमिस्ट जो भी हैं, वो मार्क्स जैसी किसी भी फिलोसफी को कंसीडर कभी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हिसाब से लॉ ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे काम होना चाहिए। जितना आप शोषण कर सकें वर्कर्स का उतना कर लें। ठीक है, आप उनको अपनी डिमांड कर्व के हिसाब से पैसे दें, दिस एंड दैट। ठीक, तो बहुत सारी चीजें जहाँ पे वो अल्टीमेट उनका ये रहता है कि जो आपका कैपिटलिस्ट है, जो पैसे लगा रहा है, वही देश का विकास कर सकता है। उसके पास जितने ज्यादा पैसे आएंगे वो उतना ज्यादा इन्वेस्ट करेगा, देश का उतना ज्यादा विकास होगा। तो पैसे तो उसके पास आते हैं, पर वो इन्वेस्ट कहीं और कर देता है। ठीक, तो एक कोर डिफरेंस। चलो, ये एलटी ग्रेड का पेपर था, इसमें हमने जीएस कवर कर ली, इकोनॉमिक्स कवर कर ली, पॉलिटी कवर कर ली। जो भी सेक्शन आपके काम के हैं, आप आंसर की मैच करा लें। इकोनॉमिक्स का मैं एक डिटेल्ड सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करूंगा, और कोशिश करूंगा कि जो हिस्ट्री और ज्योग्राफी के सेक्शंस बच गए उनके भी मैं आंसर आपको मार्क करके टिक करा दूं, अगर आप बोलते हैं तो। ठीक है, ओके, थैंक यू, गुड।